तो शेयर्स में दो प्रकार के शेयर्स होते हैं बेटा, एक होता है आपका इक्विटी शेयर, एक क्या होता है आपका इक्विटी शेयर, और दूसरा सब कौन सा होता है आपका बेटा प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है क्या? ठीक है, इक्विटी शेयर्स यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क होता है, कोई मेरे को बता सकता है क्या? है ना, सीधी सीधी सी बात करूं तो इक्विटी शेयर्स कौन होता है बेटा? घर का बेटा। कौन होता है? घर का। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? दामाद जी। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, इक्विटी शेयर्स कौन होता है बेटा? घर का बेटा। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन होता है बेटा? दामाद जी। दामाद जी को ज्यादा इज्जत मिलती है बेटे से, बोलो है नहीं, बेटे तो चल रहे है ना, यहाँ वहाँ मारते रहते टपली अपली, ठीक है, लेकिन दामाद जी को ज्यादा इज्जत मिलती है, तो वो क्या होता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है क्या? कोई भी चीज आएगी तो पहले किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर्स को, यानी कि दामाद जी को, और उसके बाद लेकिन अत्यंत ओनरशिप किसके पास होती है बताओ बेटा? दामाद जी के पास कि बेटे के पास? बेटे के पास। क्या बात समझ में आ रही है? तो इक्विटी शेयर्स कौन होता है बेटा? घर का बेटा। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं बेटा? दामाद जी। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलती है, क्या मिलती है बेटा? प्रेफरेंस। असली की प्रेफरेंस नहीं, नाम की प्रेफरेंस। क्या बात समझ में आ रही है? नाम की प्रेफरेंस यानी कि आपको प्रॉफिट बटेगा तो पहले बटेगा, डिविडेंड बटेगा तो पहले बटेगा, वाइंड अप होगा तो पहले आपको दिया जाएगा, लेकिन उसको देने के बाद जो कुछ भी बचेगा प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। नहीं आया कि आया, फटाफट बोल दो। इक्विटी शेयर्स के अंदर अलग अलग प्रकार की शेयर कैपिटल होती है। आपने 12th में बैलेंस शीट बनानी सीखी होगी, सीखी थी क्या? एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या होती है बेटा? ऑथराइज। फिर एक होती है इश्यूड, फिर एक होती है सब्सक्राइब, फिर एक होती है पेड अप। क्या होती है ऑथराइज्ड? जो आप अपने जीवन काल में, जो आप अपने जीवन काल में इश्यू कर सकते हो। इसका होता क्या है, जब आप कंपनी बनवाने जाते हो, कंपनी बनाने जाते हो तो आप आरओसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो। जब आप आरओसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको बताना पड़ता है कि आपको कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल रखनी है। क्लियर है क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब जितनी आप जीवन काल में इश्यू कर सकते हो। क्या आज इश्यू करनी है? क्या आज इश्यू करनी है कि जीवन काल में? अब सोचो, तुम एक कंपनी बना रहे हो, तो तुम क्या सोचोगे? बिजनेस तुम्हारा छोटा रहेगा कि बहुत बड़ा? कभी कोई छोटा बिजनेस इमेजिन करता है क्या? चालू कर, हर कोई तो अंबानी बनना चाहता है ना, बन पाता है कि नहीं पाता है वो बात की बात है, बात समझ में आ रही, लेकिन हर किसी की इच्छा क्या होती है? बड़े से बड़ा बिजनेस करे। क्लियर है क्या? तो ऑथराइज, आप हम गए आरओसी के पास अपनी कंपनी बनाने, उसने बोला आपकी जीवन काल में आपको कितने के शेयर इशू करने हैं? हमने कहा 10,000 करोड़। कितना बोल दिया? 10,000। और अभी कितना इशू करोगे? हमने कहा 1 करोड़। मतलब गरीबी देख रहे हो, हम ऑथराइज कैपिटल कितनी बता रहे हैं? 10,000 करोड़। और आज इशू कितना कर रहे हैं बेटा? 1 करोड़। तो ऐसे तो हर कोई मतलब फेक फेक के लिखवाएगा ना बेटा, कितनी भी लिखवाने में क्या जा रहा है? ऑथराइज कैपिटल को जा तो नहीं रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल कम क्यों लिखवाएगा? क्योंकि उसमें क्या लगती है? फीस। जितनी आप ऑथराइज शेयर कैपिटल लगाते हो उसके हिसाब से फीस लगती है। तो जैसे मैंने 10,000 करोड़ बोला तो उन्होंने मेरे को बता दिया इतना पैसा लगेगा, दे दो 5 करोड़ रुपए फीस। मैंने कहा अरे सॉरी सॉरी, आई वाज जोकिंग, है ना, हम तो सिर्फ 5 करोड़ ही ऑथराइज कैपिटल, छोटी सी कंपनी मालिक। अब जब कंपनी बड़ी हो गई, अभी 1 करोड़ इशू किए, फिर थोड़े समय बाद 3 करोड़ इशू किए, अब थोड़े समय बाद 1 करोड़ और इशू किए, अब पूरी ऑथराइज कैपिटल यूज कर चुके हैं 5 करोड़ की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब और कैपिटल इशू करनी है, तो क्या ऑथराइज कैपिटल बढ़वाई जा सकती है? हाँ, एक्स्ट्रा फीस देके आप ऑथराइज कैपिटल क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। नहीं आया कि आया, फटाफट बोल दो। अरे बोल बच्चे। तो एक होती है क्या बेटा? ऑथराइज। क्या होती है? ऑथराइज। उस ऑथराइज में से जितनी आपने आज इश्यू करी कि मैं इतना बेचना चाहता हूं, वो कौन सी हो जाएगी? इश्यूड कैपिटल। 1 लाख के शेयर इश्यू कर दिए, 1 लाख शेयर इश्यू कर दिए 10 रुपए के, तो 10 लाख शेयर बेचना चाहता हूं, तो मेरी 10 लाख क्या हो गई? इश्यूड कैपिटल। 10 लाख में बिके सिर्फ 95, 9.5 मतलब 9.5 लाख के शेयर बेचे, तो 9.5 लाख कौन सी कैपिटल हो जाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल बेटा? सब्सक्राइब। समझ आ रहा है क्या? ऑथराइज यानी जितना जीवन काल में इशू कर पाते हो, उसमें से आज कितना इशू कर रहे हो वो क्या होगी? इशू। आप इशू मतलब आप कितना बेचना चाहते हो, बेचना चाहते हो, जितना चाहते हो उतना ही बिकेगा कि उससे कम भी बिक सकता है? पक्का। अगर कम बिके तो जितना बिका वो क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब। अरे वो क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब। मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता हूं, 1 लाख शेयर इशू करना चाहता हूं, लेकिन खरीदे सिर्फ 95,000, तो मेरी इश्यूड कैपिटल कितनी है? 1 लाख। अरे मेरी इश्यूड कैपिटल कितनी है? 1 लाख, लेकिन मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? 95,000। नहीं आया है कि आया, फटाफट बोलो।
हाँ मतलब वही बात हुई ना, एप्लीकेशंस आई हैं मतलब खरीदेंगे, खरीदेंगे मतलब वो क्या हो गई तुम्हारी सब्सक्राइब, मतलब तुमने एप्लीकेशन दी मतलब तुम खरीद रहे हो ना बेटा, तो वही तो बोल रहा हूँ, जितनी भी की, जितने लोग ने एप्लीकेशन भेजी है, जितने लोग ने खरीदी, वो कौन सी कैपिटल जाएगी, सब्सक्राइब। क्लियर है, ऑल क्लियर, फटाफट बोल दो। तो एक क्या होगी, ऑथराइज, एक इश्यूड, फिर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद तुम मंगाओगे पैसे, कि कितने मंगाए, वो होती है कॉल्ड अप, वो क्या होती है बेटा, कॉल्ड। और सामने वाले ने कितने पैसे दिए, वो क्या होती है, पेड अप। कोई दिक्कत है क्या, तो एक होती है कौन सी कैपिटल बेटा, अरे भाई कहां चल दरवाजा राजा ना तोड़ देना यार, क्या बात है, कहां से आ रहे हो भैया। आजकल तैयार होके भी आने लगा है क्यों, कल भी तैयार होके आया था, बेहतरीन फॉर्मल नॉर्मल में, क्या बात है, क्या चल रहा है, कुछ तो हुआ है भैया। अच्छा, टैनिंग हो जाती है, तब तो ठीक है, स्किन केयर रूटीन, ओके। जल्दी बैठ जाओ दीदी, कहाँ से आ रही हो तुम भी, इतना तैयार हो के, आज भी शर्मा रहे होंगे। चलो बढ़िया, प्रसाद लाई नहीं लाई, कोई बात नहीं, इतना टेंशन नहीं लिया अपने जीवन में। चलो आ जाओ, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट बोल दो। अरे क्या क्या समझ में आ गया, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल, इतना आया है कि नहीं आया, मुझे फटाफट बता दो। इसके बाद एक होता है राइट शेयर्स, एक क्या होता है बेटा, राइट शेयर्स, और एक होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तुम लोग सब पढ़ चुके हो ये सब कहीं ना कहीं, लीगल में ही पढ़ा होगा क्या, ट्वेल्थ में पढ़ा, ट्वेल्थ वाले को नहीं गिनते हम, है ना। ठीक है, राइट शेयर्स क्या होता है बताओ। ठीक है, राइट शेयर्स क्या होता है कि हम जब मैं नए शेयर लेके आ रहा था, एक बार मैंने शेयर इशू किए, आप सबने मेरे शेयर खरीदे, अगली बार मैं फिर से शेयर इशू करने जा रहा था, तो जब मैं शेयर इशू करने जा रहा था तो पहले मैं अपने घर के लोगों से पूछूंगा, क्या बात समझ में आ रही है, मैं एग्जिस्टिंग, सुन रहे हो क्या मेरी बात को, मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दूंगा बेटा, राइट दूंगा। अरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या दूंगा बेटा, राइट। क्या दूं, राइट दूंगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि बेटा आप मेरे शेयर खरीद सकते हो, अब मैं अभी जनता में इशू करना चाह रहा हूं, आप चाहो तो पहले मुझसे खरीद सकते हो, मैं आपको सस्ता दूंगा। तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है कि आप ये शेयर हमसे खरीद लें, हम जनता में जाएं उससे पहले। तो ये शेयर्स कौन से शेयर होते हैं बेटा, राइट शेयर्स। कौन से शेयर होते हैं बेटा, राइट शेयर्स। अच्छा, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कार्तिक मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, क्लियर है क्या, राइट शेयर कैसे आता है पता है, जैसे कंपनी कैसे राइट शेयर इशू करती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, सुन रहे हो क्या, उसके ऑलरेडी 1 लाख शेयर होल्डर्स है, ठीक है क्या, 1 लाख शेयर है, क्या है 1 लाख, अब उसको 3 लाख के शेयर और इशू करने हैं, तो क्या बोलेगी, हम 3:1 का राइट शेयर लाते हैं। 3:1 का मतलब 3 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। सुनना मेरी बात को, क्या 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 क्या, 3 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, मतलब हर एक शेयर के लिए, मेरी बात सुन रहे हो क्या, हर एक शेयर के लिए आपको कितने शेयर दिए जाएंगे, 3 शेयर। इसको हम बोलते हैं हमारे राइट शेयर। नहीं आया कि आया समझ में, ठीक है। क्या होता है, हर इंसान के पास, जिसके पास 1 शेयर है, उसको 3 शेयर खरीदने का क्या दिया जा रहा है, राइट। अगर इसके पास 2 शेयर है तो इसके पास कितने शेयर खरीदने का राइट है, सस्ते में 6। अगर तुम्हारे पास 100 शेयर है तो कितने शेयर खरीदने का राइट है, 300। अगर तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो कितने शेयर खरीदने का राइट है, 3000। नहीं आ रहा है क्या, 3 शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, इंग्लिश समझो ना बेटा, 3 शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, हर एक शेयर के लिए आपको कितने शेयर मिलेंगे, 3। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट शेयर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट शेयर। मतलब राइट शेयर क्या होते हैं, सस्ते मिलते हैं नॉर्मल शेयर से, सस्ते मिलते हैं किससे बेटा, नॉर्मल, तो अक्सर आदमी खरीद ही लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल कार्तिक है, कार्तिक के पास 1000 शेयर है, बोलो हाँ या नहीं, तो और 3:1 में इशू आया है, तो उसके पास कितने शेयर का राइट है ये बताओ, बोलो हाँ या नहीं। तो उसको 3000 शेयर मार्केट से सस्ते रेट में मिलने वाले हैं, बोलो हाँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल शेयर 100 रुपए का है, तो मैं राइट इशू लाया हूं 90 रुपीज में, मतलब जो मार्केट में बिकेगा कितने का, 100 का, आपको मिल रहा है, राइट वाले शेयर होल्डर्स को कितने मिल रहा है, 90 में। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, अरे बोल बच्चे, अब कार्तिक की जेब में पैसा है नहीं,
और 90 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे ना 3000 शेयर्स के लिए। कार्तिक के जेब में पैसा है नहीं, कार्तिक बोला अरे यार मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा, मेरा राइट तो बेकार हो जाएगा। लेकिन फिर कार्तिक ने लगाया बढ़िया बुद्धि, ठीक है। अब कार्तिक ने क्या बोला कि एक काम करता हूं कि मैं क्यों ना ये 3000 शेयर्स का राइट किसी और को बेच दूं। क्या बेच दूं? राइट बेच दूं। मतलब कार्तिक गया किसके पास, क्या नाम है हमारा, नम्रता, नम्रती, किसके पास गया बेटा, नम्रती के पास। अब नम्रती को जाके बोल रहा है देख यार मेरे को 3000 शेयर सस्ते मिल रहे हैं, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मेरी जगह क्या कर ले, तू खरीद ले। नम्रती बोलती हाँ हाँ मैं खरीद लूंगी खरीद लूंगी खरीद लूंगी। तो यहाँ पे इसने अपना राइट क्या कर दिया, यहाँ पे इसने अपना राइट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया, नम्रती को। सुनना मेरी बात पूरी पहले, नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अच्छा 100 का शेयर कितने मिल रहा था, 100 का शेयर कितने मिल रहा था, 90 में। अच्छा कार्तिक ने अपना राइट ट्रांसफर किया तो कार्तिक कुछ फायदा हुआ क्या अभी तक? अब कैसे फायदा होगा, कार्तिक बोलेगा एक काम कर 5 रुपए पर, मैं 5 रुपए का एक राइट बेचूंगा। कितने का राइट बेचूंगा, 5 रुपए। नम्रती ने बोला 5 रुपए राइट खरीदने के लग रहे हैं एक शेयर के, और 90 रुपए का एक शेयर मिल रहा है, तब भी शेयर कितने का बढ़ रहा है, 95। तब भी कितने का बढ़ रहा है, 95। और 95 मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है, 100, तब भी 5 रुपए का क्या है, फायदा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट मिलता है कि आप सस्ते में खरीद सकते हो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो उस राइट को यूज करे और खुद शेयर खरीद ले, और चाहे तो उसको क्या कर दे, किसी और को बेच दे। नहीं आया कि आया, फटाफट बोल दो। अगर कार्तिक अपने लिए शेयर खरीदता तो उसको हम बोलते हैं उसने राइट को एक्सरसाइज किया। राइट को क्या किया बेटा, एक्सरसाइज, यानी यूज किया। अरे बोल बच्चे। लेकिन अगर उसने अपने राइट को किसी नम्रती को ट्रांसफर कर दिया, किसी नहीं मतलब नम्रती को ट्रांसफर कर दिया, तो उसने अपने राइट को क्या कर दिया बेटा, रिनाउंस कर दिया। क्या कर दिया, क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, यानी कि सेल कर दिया। ये सारे वर्ड्स कई बार तुमको एमसीक्यू में दिख सकते हैं, इसलिए बताए। नहीं आए कि आया, फटाफट बोल दो। हाँ कौन, हाँ मिला किसको था, कार्तिक को। तो कंपनी आपको आदेश दे, मतलब ऑप्शन देती है कि चाहो तो आप उसको रख लो, चाहो तो उसको आप क्या करो, नम्रती को बेच दो। उसने कार्तिक से खरीदा ना किसी ऑलरेडी राइट शेयर होल्डर से, तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको 3000 शेयर कार्तिक को देने थे, हमने कार्तिक का ना देके कार्तिक की सहेली को दे दिए, नम्रती को। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम जो राइट शेयर इशू कर रहे हैं वो कैसे इशू कर रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर रहे हैं। वो चाहे तो यूज करे, चाहे तो क्या कर दे, सेल कर दे। सेल कर दिया तो कंपनी दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से नहीं खरीद सकते, इसकी राइट होनी चाहिए, मतलब जिसके पास राइट शेयर आया था उसकी मर्जी होनी चाहिए। हाँ समझ, रेनाउंस कर देना। हाँ वो प्रोसीजर रहता है कि आप अगर आपके पास आया है तो आपने आप राइट ट्रांसफर कर देते हो सामने वाले पे, जिसके डीमैट अकाउंट में राइट पड़े होते हैं उसके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलो नहीं आया कि आया, फटाफट बोल दो। हाँ आ गया। अब तीसरे होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं बेटा, खून पसीने के शेयर्स। कौन से शेयर्स बेटा, खून पसीने के। खून पसीने के शेयर्स मतलब इंप्लॉइज को। स्वेट इक्विटी समझ लेना, हमारी कंपनी में आगे खून पसीना कौन बहाता है, इंप्लॉइज, इसलिए नाम ही स्वेट इक्विटी है। क्या बात समझ में आ रही है? आपके पसीने के बदले, आपकी मेहनत के बदले हम आपको क्या दे रहे हैं बेटा, इक्विटी शेयर। ये कंपनी की एक चालबाजी होती है। यहाँ कंपनी क्या करती है, आपको होल्ड करने, आप नए एम्प्लॉय आए, कंपनी घोषणा कर देगी जो एम्प्लॉय 3 साल तक टिकेगा उसको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे सस्ते रेट में। तो अब 3 साल तक जो नहीं रुकेगा उसको इक्विटी शेयर्स नहीं मिलेंगे। इसी बहाने स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए ही कई बार लोग क्या रहते हैं, अपनी कंपनी में टिके रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको बदले में क्या मिलने वाले हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। ये भाई बहुत फायदे वाली बात होती है, क्योंकि मान के चलो आप फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी में काम करते हो। किसमें काम करते हो बेटा, एचडीएफसी। अब तुम एचडीएफसी में काम करते हो और आपको स्वेट इक्विटी शेयर 1000 शेयर मिलने वाले। एक शेयर आज का उसकी डेट में करीब 1500-1800 रुपए का है। तो 1800 इंटू 1000 कर लो कितना होता है, अबे 1800 इंटू 1000, 18,000 नहीं होगा बेटा, 18 लाख। 18 लाख ही होगा कि 1,80,000, 1,80,000 है। 1,80,000 के मार्केट शेयर है, मार्केट वैल्यू है। और मिलने वाले मान लो स्वेट इक्विटी कंपनी ने बोला 1500 को शेयर है, 500 में दे देंगे। तो सीधे सीधे 1000 रुपए का क्या है फायदा पर शेयर। बोलो हाँ है नहीं, अगर 1000 शेयर है तो 1 लाख का फायदा आ रहा है, नहीं आ रहा है कि आ रहा है,
तो इससे क्या होगा, तुमको फायदा मिलेगा किस चीज का, कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स हो तो आप कंपनी में रुकोगे तो आपको क्या मिलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। अगर आपने इतने साल सर्व कर लिया तो आपको हमारी कंपनी के शेयर्स मार्केट से कम रेट में हम इश्यू करेंगे, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। आया कि नहीं आया, फटाफट बोल दो, अरे बोल बेटा। तो कौन कौन से शेयर्स हो गए, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, राइट, स्वेट इक्विटी। ये ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, राइट, स्वेट इक्विटी। पढ़ लोगे क्या इतना, फटाफट बोल दो। तो वो नॉर्मल क्या है, चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया। अगला क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में कितने कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। क्या क्या होते हैं ये जीवन में बताऊं, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। हाँ भाई, जैसे 2-3 साल का मतलब लॉस हो रहा है, तो जो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होता है उसको कंटिन्यू करके प्रोडक्शन देते हैं, बढ़िया। एडिशनल फीचर रहता है। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कंपनी डिविडेंड बांटती है हर साल, प्रेफरेंस शेयर्स को देना जरूरी है हर साल। अब इस साल नहीं दिया तो कंपनी अगले साल 2 सालों का देगी, अगर 3 साल नहीं दिया तो उसके बाद 3 सालों का देगी, अगर 4 साल तक नहीं दिया तो उसके बाद लगातार 4 सालों का देगी। मतलब अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो शेयर होल्डर को नुकसान नहीं होता, उसको अगले साल दोनों साल का मिला के मिलेगा, फिर तीसरे साल का तीनों का मिला के मिलेगा। तो वो कहलाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। वो क्या कहलाता है बेटा, क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव क्या कहलाता है, इस साल का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिला ना, अगले साल ये वाला लैप्स हो गया, अब अगले साल सिर्फ अगले साल का ही मिलेगा, है ना, पुराना हिसाब किताब चुकता। क्या समझ में, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर हमने दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। कंपनी बाध्य नहीं है हर साल देने के लिए, किसमें, नॉन क्यूमुलेटिव में। किसमें बेटा, नॉन क्यूमुलेटिव में। लेकिन क्यूमुलेटिव के केस में क्या है, एक साल दिया, अगले साल कब दोगे, 2 साल का, उसके अगले साल कब दोगे, 3 साल का, उसके अगले साल कितने साल दोगे, 4 साल का। अगर आप नहीं दोगे तो क्यूमुलेटिव वर्ड से समझ आता है इकट्ठा होते जाता है। क्या होते जाता है बेटा, इकट्ठा, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। और जो इकट्ठा नहीं होते जाता उसको हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। आया है कि नहीं आया है, फटाफट बता दो। लॉस नहीं, प्रॉफिट होने पे ही देंगे ना। डिविडेंड कभी देने के कारण कभी लॉस नहीं होता, कभी प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड दिया नहीं जाता, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लॉस किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। बोलने का मतलब ये, जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का चुका नहीं देते तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना डिविडेंड नहीं बांटेंगे। प्रॉफिट में से पहले क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद कुछ बचा तो क्या दिया जाता है, इक्विटी डिविडेंड। प्रॉफिट नहीं था तो नहीं दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, कोई बात नहीं, जितना प्रॉफिट था उतना दिया, बाकी बचा हुआ कब देंगे, अगले साल। लेकिन जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड का बकाया नहीं चुका देते तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक दामाद जी खाना नहीं खा लेते घर के लड़के को खाना नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो वो होता है क्या बेटा, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। नहीं आया कि आया, फटाफट बोल दो। उसके बाद क्या बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस। क्या बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस। ठीक है, क्या रिडीमेबल मतलब जिसको कुछ साल बाद आपको चुकाना पड़ता है। क्यूमुलेटिव का ऑपोजिट क्या था, नॉन क्यूमुलेटिव। तो रिडीमेबल का ऑपोजिट क्या होगा, इरिडीमेबल, जिसको रिडीम नहीं करना होता। लेकिन वो बुक में नहीं लिखा है, मतलब लीगली कंपलसरी है कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने ही करने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर्स को रिडीम करना कंपलसरी नहीं होता। आधी बात समझ में। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी कंपनी के इक्विटी इश्यू किए, सुन रहे हो, अरे यार, हम अपनी कंपनी क्या इश्यू कर रहे हैं बेटा, इक्विटी शेयर्स। क्या इश्यू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर। अब वापस नहीं चुकाना, तुमने खरीद ली, ओनरशिप खरीद ली, तुम आपस में बेचते खेलते रहो। लेकिन लोन लिया है तो कुछ साल बाद चुकाना पड़ता है क्या, अरे यार, कि लोन खा जाओगे, नहीं चुकाना, नहीं चुकाना, जाओ, ऐसा होगा क्या। लोन चुकाना क्या होता है बेटा, कंपलसरी। तो लोन चुकाना क्या है बेटा, कंपलसरी। उसी प्रकार से अगर आपने इक्विटी से इश्यू किए तो आपको रीपे करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करना कंपलसरी होता है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स का एक ही टाइप है, रिडीमेबल। कैसा टाइप है बेटा, रिडीमेबल। इनरिडीमेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते ऐसा, लॉ ही मना करता है। अगर आपने प्रेफरेंस इश्यू किए हैं, शायद से 20 ईयर पीरियड होता है, अब चेंज हो गया हो तो पता नहीं, मैक्सिमम 20 साल तक ही आप रख सकते हो, उसके बाद आपको रिडीम करना पड़ेगा। क्लियर या ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। हाँ, नहीं आया कि आया, नहीं आया, आया, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब जो सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
ये वो दामाद जी हैं जो जमाई बन गए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आखिरी में प्रॉफिट भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसका भी हिस्सा मांग रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो पार्टिसिपेटिंग क्या होंगे? जो प्रॉफिट बटने के बाद पूरा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अरे नहीं आ रहा है कि आ रहा है? प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो बचा उसमें सबका किसका अधिकार है? इक्विटी का। अरे किसका अधिकार है? अब ये पूरा अधिकार अगर इक्विटी का है, उसमें भी आके कौन झपट्टा मार दे? प्रेफरेंस शेयर्स। कौन मार दे बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स। तो वो कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। चैन से जीने नहीं देता। अरे आई कि नहीं आई? और अगर कोई सीधा साधा प्रेफरेंस शेयर्स है, अपना डिविडेंड लेके चुपचाप कोने में बैठा रहे, झपट्टा ना मारे, तो वो कौन सा है बेटा? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे। एक होते हैं कन्वर्टेबल और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। जो कुछ समय बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल। और जो कुछ समय शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, आपको कैश से ही पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो क्या होते हैं बेटा? नॉन कन्वर्टेबल। आ गओ कि नहीं आ गओ? एक बार पूरा देख लो, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं, अब बहुत कम होते हैं पार्टिसिपेटिंग, बहुत रेयर, आप देखने को नहीं मिलते। नॉर्मली नॉन पार्टिसिपेटिंग और इक्विटी शेयर ही खरीद लो ना जब इतना ही करना है तो। क्या बात समझ में आ रही है? प्रेफरेंस शेयर्स वैसे भी कम ट्रेड किए जाते हैं, ज्यादातर इक्विटी शेयर ही चलते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो धड़ल्ले से पूछ लेना बेटा। दो पॉइंट बचे थे, वो कर लेंगे अपन। चलो हो गया क्या? आगे बढ़े? अरे बोलो मेरे लालो। इसके बाद क्या है बेटा? डिबेंचर्स। क्या है क्या है क्या है? डिबेंचर्स। क्या होते हैं डिबेंचर्स बताओ? कंपनी क्या करती? पब्लिक से लोन। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी ओनरशिप देती है। ओनरशिप इक्विटी ज्यादा रिस्की कौन होता है? इक्विटी की डिबेंचर। किसके लिए? कंपनी के लिए कौन रिस्की होता है? डिबेंचर्स। और जनता के लिए कौन रिस्की होता है? इक्विटी। कंपनी के डिबेंचर्स क्यों रिस्की होते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट तो देना ही देना है, लेकिन इक्विटी शेयर्स में आपने ओनरशिप दे दी। बोलो है नहीं? तो कंपनी के लिए कौन रिस्की है बेटा? डेट यानी कि डिबेंचर्स। लेकिन जनता के लिए क्या रिस्की है? इक्विटी। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप कंपनी की इक्विटी में ना लगा के आप कंपनी के काय में लगा लेते हो बेटा? डिबेंचर्स में। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन कौन से होते हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल और नॉन। ठीक है क्या? क्या क्या होते हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्या होते हैं? मैंने जनता से लोन लिया, बोलो हाँ या नहीं? जनता ने बोला हम आपको लोन तो दे रहे हैं, अगर आप नहीं चुका पाए तो क्या करोगे? मैंने कहा ये लो, मैं अपनी फैक्ट्री की ये वाली बिल्डिंग क्या रखता हूँ? गिरवी रखता हूँ। क्या रखता हूँ? गिरवी रखता हूँ। अगर मैं तुम्हारे डिबेंचर का पैसा नहीं चुका पाया तो इस बिल्डिंग को बेच के क्या कर लेना? तुम लोग अपना पैसा रिकवर कर लेना। तो ये कौन से डिबेंचर हुए? सिक्योर। कौन से डिबेंचर हुए? सिक्योर। क्वेश्चन में आ रही है अनसिक्योर्ड। जब जनता ने मुझसे पूछा क्या गिरवी रखते हो, मैंने कुछ गिरवी नहीं रखता। लोन देना है तो दो, मत नहीं देना है तो मत दो। लाखों लोग बैठे मेरे को लोन देने वाले, मतलब मैंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। सुन रहे हो क्या? मैंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। तो वो कौन से डिबेंचर हो जाएंगे बेटा? अनसिक्योर्ड। पक्का? डिबेंचर्स कैसे हो सकते हैं? रिडीमेबल और इररिडीमेबल। जिसको चुकाना है कुछ समय बाद वो क्या होंगे? रिडीमेबल। जिसको नहीं चुकाना है वो कौन से होंगे? इररिडीमेबल। ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल जो पूरे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ आधी पेमेंट मिलेगी और आधे कन्वर्ट होंगे। और तीसरे क्या होंगे? कन्वर्ट ही नहीं होंगे, आपको कैश में ही चुकाना पड़ेगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। आया कि नहीं आया?
बोल मेरे बच्चे। चलो हाँ बेटा, बेरर और रजिस्टर बता दे रहा हूँ, कुछ पूछ रही हूँ पहले वो। क्या पूछ, अरे हाँ ठीक है। चलो इसके बाद क्या था बेटा, रजिस्टर्ड और बेरर। रजिस्टर्ड और बेरर क्या होता है, रजिस्टर्ड और बेरर उसका हो जाएगा। नोट में लिखने लिखा हुआ था आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, जिसके हाथ में नोट उसका। अभी इसके 500 रुपए मैं छिना लूं और कहीं चला जाऊं और बोलूं ये 500 रुपए मेरे हैं, ये ले लो, तो इसके पास कोई अधिक तरीका नहीं है साबित करने का कि ये 500 रुपए इसके हैं। जिसके हाथ में उसके होते हैं नोट, के बाद समझ में आ रही है, इसलिए वो बेरर इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, बेरर। अगर मैं नोट में डिबेंचर में लिख दूं या नोट ऐसे ना लग जाए कि कार्तिक पांडे का नोट, क्या बात समझ में आ रही है। अब कार्तिक पांडे का नोट है तो कार्तिक पांडे नाम लिख गया उसमें, क्या बात समझ में आ रही है। अब मेरे हाथ में दुनिया में कहीं भी हो, उसमें राइट पहले किसका होगा, कार्तिक पांडे। वैसे डिबेंचर में भी अगर लिख दिया गया कि कार्तिक पांडे का डिबेंचर, तो डिबेंचर किसके पास होगा, कार्तिक पांडे। अब कार्तिक जब बेचेगा तो वो कंपनी को बताएगा कि अब मैंने अपना डिबेंचर बेच के किसको कर दिया है, स्नेहा को, तो मैं इससे डिबेंचर वापस लूंगा, नाम काटूंगा, स्नेहा का डालूंगा और उसको दूंगा। बोलो हाँ या नहीं। बेरर में क्या होता है, बेरर में क्या होता है कि जिसके हाथ में उसका, जबकि रजिस्टर्ड में क्या होता है जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है उसका। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर की उतनी एग्जिस्टेंस खास नहीं रही, क्योंकि बेरर आज का तो सब डीमैट और उसी सबसे होता है, बेचते खरीदते रहते हैं, तो बेरर ही चलते हैं। आया कि नहीं आया, फटाफट बोल दो। हाँ हाँ, बेरर अनरजिस्टर्ड करा जाएगा। ठीक है, और कुछ, और उसके आगे कुछ है क्या, मेरा आईपैड बंद हो गया। वो स्कीम बची ना, वो सब इसके बाद सुपूर्ति वाली है ना। ठीक है चलो एक बार स्कीम रीड करते हैं, मैं 2 मिनट वो चार्ज कर दूँ। मैं 2 मिनट हो गया, शीट पूछ के आता हूँ, चार्जर मैं शीट पूछ के आ रहा हूँ। देना ही देना, लॉस होने के चांसेस, तो इक्विटी शेयर होता है तो बोलो भाई लॉस हो गया, नहीं देना प्रॉपर, कुछ नहीं सिस्टम हो जाएगा। ठीक है,
भैया की मेरे चलो क्या है? कौन प्रियंका मैम को बोलना ना सामने से, मैं बार भूल ही आता हूँ बोलना, मैं बोल दूंगा तुम लोग बोलो खुद से। इंस्टाग्राम चलाती नहीं हूँ ज्यादा, चलती नहीं हूँ। ये बताओ आपको चालू करूंगा पूरी इतनी मन का। हाँ चैप्टर का पता कर लो थोड़ा सा प्लीज। एक का बच्चा खत्म कर लो। कंटिन्यू हाँ खत्म कर। तुमने वो कौन कौन चैप्टर का टेस्ट हो चुका है? कल ले लूंगा डाउट। लोग रुक जाओ, आईपैड चालू हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा भैया, चैप्टर कंप्लीट करना है। टाइम तो होने दे, 11:30 तो बनने दे नारायण। चलो पुट ऑप्शन ये होता है ऑप्शन टू सेल, अभी पढ़ा आगे एफएम में पढ़ोगे। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है ऑप्शन टू बाय और पुट ऑप्शन होता है ऑप्शन टू सेल। क्या होता है, अगर कोई एक शेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक शेयर 200 रुपए का चल रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है ये शेयर क्या होने वाला है, बढ़ेगा,
तो मैंने पुट ऑप्शन खरीद लिया, मेरे पास शेयर नहीं है, मेरे पास सीधे सीधे क्या खरीद लिया, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है कि अगर ये शेयर आज मैंने खरीद लिया, पुट ऑप्शन ले लिया 250 रुपए, मतलब मेरे पास ऑप्शन टू सेल है कितना, 250। शेयर अभी कितने में चल रहा है, 200। हम शेयर बढ़ा, कितना पहुंच गया, या शेयर क्या हो गया, मान के चलो गिरा, शेयर क्या हो गया, गिरा। उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी मैं लिख के बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो हाँ बेटा, डेरिवेटिव में बता देता हूँ। देखो उसको एकदम प्रैक्टिकली नहीं समझ पाओगे अभी, जितना तुम्हारी बुक में है जितना वो बता दूंगा। डेरिवेटिव आके अपना पूरी दुनिया बेटा, फाइनेंस का पूरा एक कोर्स होता है उसके, तो बस समझ में आ गया। तो तुम्हारी बुक में क्या कर दिया, एक एक लाइन लिख के खत्म कर दिया गया, तो मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पूरा एकदम लिटरली समझाता हूँ। हाँ लेकिन क्या होता है कितना होता है ये मैं बता दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा डेरिवेटिव। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो पहले एक करके पूछ लो ना, मैं एक करके बता देता हूँ। पुट ऑप्शन क्या होता है, सुनना ध्यान से। ऑप्शन टू सेल, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कोई एक प्राइस पे शेयर खरीदते हैं, मान के चलो 500 रुपए में। अब ये शेयर बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, 900 रुपए का हो गया, तो हम 900 में आगे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और 400% क्या कमा कर लेते हैं बेटा, कमा लेते हैं। क्लियर है, और क्लियर। लेकिन अगर ये शेयर गिरता है, कितना हो जाता है, 200। क्लियर है क्या, तो फिर हमने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, बोलो हाँ या नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 200 में बेचेंगे और हमको क्या हो जाएगा, लॉस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मेरे पास अभी शेयर नहीं है, मेरे पास अभी क्या है बेटा, शेयर नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये शेयर जो भी चल रहा है 500 रुपए का, ये गिर के 200 होने वाला है, बोलो हाँ या नहीं, पक्का। तो मैंने 500 रुपए के प्राइस में क्या खरीद लिया, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन है ना, अब मेरे पास 500 रुपए में ऑप्शन टू सेल, 500 रुपए में ऑप्शन टू क्या है बेटा, सेल। अब प्राइस 500 से कितना उल्टा बढ़ गया, कितना हो गया, 900। तो क्या मैं 500 में बेचूंगा अभी भी, अरे प्राइस कितना चल रहा है, 900, और 500 में बेचूंगा तो नुकसान है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है समझ में। लेकिन अगर शेयर गिर गया, कितना हो गया, कितना हो गया, आज आज अगर बेचने जाऊंगा तो कितने बिकेगा, 200 में। आज अगर बेचने जाऊंगा कितने बिकेगा, 200। लेकिन मेरे पास पुट ऑप्शन पड़ा है, ऑप्शन टू सेल एट कितना, 500। 200 की चीज मेरी कितने मिल रही है, 500 में, बेच दूंगा क्या, हाँ, तो मेरा क्या हो गया, फायदा। जब आपको पता है कि शेयर, आपको लग रहा है कि आपको शेयर प्राइस गिरने वाला है, तो आपके पास शेयर नहीं है, तो आप क्या कर देते हो, पुट ऑप्शन लेते हो। क्या लेते हो, पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल। वो पहले एग्रीमेंट हो जाता है। मेरा जैसे आज तेरे को लग रहा है बढ़ेगा, मेरे को लग रहा है क्या होगा, घटेगा, मैं बोलूंगा चल शर्त लगाते हैं, मैं देखो 500 बेचूंगा, तूने बोला ठीक है सर। अब अगर 800 हो गया और मेरे को सेल करना पड़ रहा है, तेरे को कितने मिल रहा है, 800 की चीज कितने मिल रही है, 500 में, तू जीती। और 500 की चीज कितने में हो गई, 200 में, तो कौन जीता, मैं जीता। बात समझ में आ रही है। कॉल ऑप्शन ऐसी का ऑपोजिट होता है क्या बेटा, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया 500 में, शेयर कितने का है, अब कितना हो गया शेयर, 900। लेकिन मेरे पास क्या पड़ा है, एक कॉल ऑप्शन पड़ा है, मेरे पास क्या पड़ा है, एक कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू बाय एट रुपीज क्या बेटा, 500। उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आया क्या समझ में। अभी फाइनेंस और अंदर अंदर पढ़ोगे ना, तो तुमको जब एग्जीक्यूटिव में आओगे ना, एफएम समझाऊंगा ना, तब तुमको पिक्चर और अच्छे से चलेगा। अभी देखते अपन आगे। ये देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एक बार इसको सुपर ऊपर बता रहा हूं, बहुत यहां तक शेयर वो सब छोड़ दो, कॉल ऑप्शन प्रोडक्शन ये समझ में आएगी नहीं, मुझे बताओ। रीडिंगेबल, इरेडिंगेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये समझ आएगी नहीं, मुझे फटाफट बताओ। अरे बोल बेटा। अब क्या है बेटा तुम्हारा फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल मीडियम एंड स्टार्टअप्स। क्या क्या बेटा, स्मॉल मीडियम और स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने अलग अलग स्कीमें चालू करी है। हमको कुछ स्कीमें उसमें से पढ़नी है। सबसे पहली स्कीम उसमें से कौन सी बेटा, सुपूर्ति स्कीम। कौन सी स्कीम, सुपूर्ति। क्या लिखा हुआ है, स्कीम फॉर फंड, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। हमारे देश में कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह। हैंडीक्राफ्ट समझते हो,
अरे वो लोग जो बनाते हैं है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं हाथ से, क्या बात समझ में आ रही है? भेड़ाघाट में जाते हो तो वो लोग घिस के मार्बल की अलग अलग चीजें बना के देते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? या राजस्थान साइड जाते हो या जयपुर साइड जाते हो तो वो अलग अलग नक्काशियां मिलती हैं और वो क्या कहते हैं उसको, पेंटिंग्स मिलती है, मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलती है, क्या बात समझ में आ रही है? ये सब क्या हो रहा है, हमारे देश से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। हम किस तरह बढ़ रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरफ। पहले हम अपने घरों को इन चीजों से सजाते थे, आज हम क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री में चीजों से सजाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड जो इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी, ये बेचारी खत्म होती जा रही है, समझ में आ रही? जबकि इसमें इतना टैलेंट है कि अगर इसको सही तरीके से बिजनेस किया जाए तो हम ग्लोबली राज कर सकते हैं। अरे नहीं आ रहा है क्या? बाहर के लोग आते हैं, कभी देखना फॉरेनर आते हैं तो वो बोलते हैं ओ माय गॉड दिस इज मेड अप ऑफ दिस, ओ माय गॉड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओ माय गॉड दिस इज मेड अप ऑफ मार्बल्स, है ना? जबलपुर के बाहर के भी लोग आते हैं तो वो मार्बल में नाम लिखा हुआ है, ऐसा कलर का, 3 कलर का, वो सब 9 9 12 12 बनवा के जाते हैं। और हम क्या तरह कर रहे हैं यार, हम तो बचपन से देखते हैं, बोल हो गई ये बात समझ में आ रही? तो ऐसे करके क्या हो रहा है कि हम अपनी चीजों को वैल्यू नहीं करते, जबकि बाहर में इसको अगर ग्लोबली लेके जाया जाए तो वो बहुत ज्यादा चल सकता है। तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को, हमारे देश की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ग्रो कराने के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसको हम बोलते हैं सुपूर्ति स्कीम। कौन सी स्कीम बेटा? सुपूर्ति स्कीम। सुपूर्ति स्कीम में क्या होता है, सरकार क्या करती है, पैसे देती है, किसको? फंड देती है, किसको? इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रीजनरेट करने का, रीऑर्गेनाइज करने का, इस पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का। फॉर एग्जांपल एक छोटा हैंडीक्राफ्ट वाला है, वो घर पे बैठ के काम करता है, कितने में बना लेता है? 10 20 50 बेच लेता है। ऐसे करके वो कभी इंडिया में तो जा नहीं सकता। अब अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो ऐसा कोई काम चालू करना चाहता है, ये क्राफ्टमैन्स को लेके आए, उनसे अपना काम करवाए और बैंकर सारा वर्ल्ड लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पे बड़े बना के बेचे, और उसके लिए उसको अगर फंडिंग की जरूरत है तो सरकार स्फूर्ति स्कीम के अंदर क्या करेगी, उसको फंड देगी। आई कि नहीं आई बात समझ? फटाफट बोल दो। नहीं आया कि आया? देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कौन सी ऑर्गेनाइज करना है बेटा? किसको ऑर्गेनाइज करना है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस into clusters, उनका ग्रुप बना के, to make them competitive and provide support for the long term sustainability, sustain employment, to enhance the marketability of the products, ताकि marketability या products market में बिकना चालू हो, of such clusters, to equip traditional artisans of the associated clusters with the improved skills। मतलब वही सब कहानी लिखी हुई है, समझ में? ताकि इनको इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मिल जाए, एडवांस प्रोसेसेस मिले, अगर किसी की भी हम थोड़ी फैक्ट्री वगैरह ला सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी लगा के इस बिजनेस को और अगर हम बेटर बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए। नहीं आया कि आया? अरे बोल बेटा। फिर क्या लिखा है, फाइनेंशियल फंड कितना? 8 करोड़ तक का मिलेगा मैक्सिमम। कितना फंड मिलेगा? 8 करोड़, मैक्सिमम रुपीज 8 करोड़, टू सपोर्ट सॉफ्ट, हार्ड एंड थीमेटिक इंटरवेंशंस। क्या समझ में? सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, क्या समझ में आ रही है? कुल मिला के इनकी इंप्रूवमेंट के लिए हमको काम करना है। आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। थीमेटिक इंटरवेंशन मतलब तुम एक, मैं अगर किसी एक में जाता हूँ बिजनेस को, जो अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, उसको एक थीम देके ऑर्गेनाइज करके ग्रो कराने की अगर मैं ताकत रखता हूँ तो उसके लिए मुझे फंड मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो छोटे छोटे मान के चलो कुम्हार है, वो अपना घर पे काम करते हैं, मटके बनाते हैं, मैंने उन सबको क्या किया, बुलाया, एक एंटरप्राइज बनाई, उनको एक थीम दी कि एक काम करो तुम ऐसे ऐसे करके ये एक प्रकार के मटके बनाओ, ये चीजें बनाओ, उनको आइडियाज दिए और उनको बोला कि इनको बेचूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो, तुम मत बनाओ। उनको बना के मैंने पैकिंग करी, प्रोडक्ट को एकदम पैकेजिंग करी, ब्रांडिंग करी, प्रॉपर वो किया और बेच दिया। आजकल देखते हो ना तुम, अलग अलग कंपनी खोल रही है जो बोलती है इको फ्रेंडली ये है, इको फ्रेंडली वो है। तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजें, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग को बुला के उसमें बिना केमिकल्स की चीजें बनाते हैं और बोलते हैं ये इको फ्रेंडली, और ये बेचने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, थीमेटिक इंटरवेंशन किया और इस बिजनेस को ग्रो कराने में मदद करी, तो मुझे भी फंडिंग मिल सकती है। नहीं यार, कुल मिला के बस इतना समझो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ग्रो कराने के लिए ये क्या करी गई है, स्कीम लाई गई है, सुपूर्ति। नहीं आया कि आया? बोल बेटा। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? एनजीओ, institution of central and state governments and semi government institutions, field functionaries of state and central government, panchayati raj institutions, private sector by forming cluster specific SPVs, SPCVs यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी का मतलब क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। नहीं बताना, यहाँ व्हीकल का मतलब वही बताना था, व्हीकल का मतलब यहाँ पे गाड़ी नहीं होता है।
ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है आपने एक बिजनेस बना दिया। फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसे वो लिज्जत पापड़ का एग्जांपल दिया था ना मैंने, तो अगर कोई प्राइवेट कोई ग्रुप बना, क्या कोई प्राइवेट ग्रुप बना है किसी एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और वो किसी सरकारी के द्वारा, कोई सरकारी नहीं है, कोई वो नहीं है, प्राइवेट ही है, तो उसको भी सरकार क्या कर देगी, फंड कर देगी। इस ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया हुआ हो। यहाँ व्हीकल का मतलब गाड़ी नहीं है। सुन रहे हो क्या, फिर से बता दूं कि अगर मान के चलो कोई आर्टिसंस है, उनने आपस में अपना एक कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की बना ली, और अब वो मिलके क्या कर रहे हैं, उसको ग्रो कराने का काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनने जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया उसको इन लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशन विद द एक्सपर्टाइज टू अंडरटेक द क्लस्टर। कुल मिला के कौन कौन ले सकता है, नॉन गवर्नमेंट कौन ले सकता है, एनजीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट। प्राइवेट में कौन से, जो एफपीवी बनाते हैं, बोलो हाँ नहीं, मेनली सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को ही फंड करने के लिए बनाए गए हैं। अगर प्राइवेट है तो आपको एसपीवी के फॉर्म, मतलब कोई बड़े कॉर्पोरेट को फंड नहीं करेंगे, क्या बात समझ में आई है, छोटे लोगों को फंड करने के लिए बनाया गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं आया कि आया। हाँ, सुपूर्ति एक स्कीम है। अब एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो इन लोग को बनाने की मदद कर रहा है, तो सुपूर्ति स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सुपूर्ति स्कीम क्या करेगी, पैसा देगी किसको, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कोई पंचायत है, कोई ग्राम पंचायत है, उसने क्या किया, अपने वहां के आर्टिसंस को बनाने के लिए एक कोई मान के चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी है, तो वो ग्राम पंचायत को भी फंड कौन करेगा, उस स्कीम को भी कौन करेगा, सुपूर्ति फंड करेगा। आया समझ में? कहां लिखा है, फील्ड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि फील्ड में छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो क्या करते हैं, किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो वो अगर है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फील्ड फंक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक चीज को ग्रो कराने के लिए उनको टारगेट दिया गया है, तो वो फील्ड फंक्शन इसका। ठीक है, चलो समझ आया कि नहीं आया? क्लस्टर मतलब, चलो समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो बच्चे। चलो, तो अभी एक बार इसको रीड कर लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, जितना मैंने पढ़ाया बस उतना। क्या सुपूर्ति स्कीम से नहीं मिलेगा। सुपूर्ति क्या है, मीडियम और स्मॉल लोग को बढ़ाने के लिए, कॉर्पोरेट पास तो वैसे बहुत पैसे ना कर ले, कौन, कोई स्टार्टअप कर रहा है तो वो स्टार्टअप के अंदर आ सकता है, लेकिन उसको फिर इस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर वो क्लस्टर बना ले लोगों का, आर्टिसंस को बढ़ाना है ना। बढ़ा, एक बार रीड कर लो फटाफट, फिर अपन